नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच का आज जो सेशन चलने जा रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम आवेश को पढ़ेंगे, चार्ज को पढ़ेंगे, चार्ज कैसे कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं और चार्ज के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, चार्ज को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, चार्ज क्या चीज़ होती है, ये सारे फंडामेंटल को कंप्लीट करते हुए हम अपने इलेक्ट्रिसिटी पर पहुंचेंगे और एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट कैसे फ्लो होती है, ये सारी तमाम चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। जो आपको जब आप अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को खोलते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का आप अध्याय जब खोलते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सी सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आती। तो आज के इस क्लास में सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है ये भी आपने देखा होगा, और फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रतिरोध जो होता है वो सोर्स रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, दो प्रकार के होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, सुचालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं, नाम तो हमने खूब सुना है लेकिन हमें याद ही नहीं होता कि विशिष्ट प्रतिरोध है क्या चीज़। टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ है, ये कौन से फैक्टर है, कौन से क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ में विद्युत वाहक बल को भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम खूब सुना होगा आपने लेकिन याद नहीं रहता है ना, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो पोटेंशियल डिफरेंस को आपके दिल में उतार सके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है इसको गहराई से समझा सके, है ना। तो आज आप तैयार हो जाइए। कूलाम का नियम खूब एग्जाम में पूछा जाता है, इसके रूल पूछे जाते हैं। कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है ये पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है और इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। और गॉस का नियम जो है इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स एंड मतलब कि ये सारे जो फैक्टर है, इन सभी चीज़ों को आज हम क्लियर करने वाले हैं। और जो भी आपको हम पढ़ाएंगे बहुत ही शिद्दत से अपने इस टेलीग्राम पर इसका PDF डाल देंगे, इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और एक ज़रूरी बात है कि क्लास कुछ दिन बाद स्टार्ट हो रही है ना, आज काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब भी हम कोई सा भी क्लास लेते हैं, चाहे वो किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, रेलवे के किसी नोटिस के रिगार्डिंग हो, किसी भी प्रकार का हम सेशन लेते हैं, उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, एक कमेंट कि सर क्लास कब लेंगे, है ना, सर क्लास कब लेंगे। बच्चों का एक ही डिमांड है कि सर क्लास कब लेंगे, आप ये बता दो ताकि हमारे आत्मा को संतुष्टि पहुंच जाए और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब ठीक हैं, है ना। तो आप लोगों की क्लास डिले हुई है, इसके लिए मैं सहृदय आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन डिले होने का रीज़न भी यही है दोस्तों कि घर में दो दो शादियां हैं, मई के महीने में दो दो घर में शादियां, और सब कुछ अरेंजमेंट खुद को ही करना हो रहा है, सब कुछ खुद को ही देखना हो रहा है ना, और खुद की भी शादी है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर क्लास अब आपको दूं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, है ना, श्री गणेश करते हैं। और पहला ही हमारा टॉपिक है कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां क्या है, ठीक है ना। आवेश को आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो आवेश उत्पन्न करने के ना कई सारी विधि हैं, ठीक है सर। आवेश उत्पन्न करने के टोटल 3 विधियां हैं। पहली विधि को पकड़ते हैं, जो पहली विधि है वो है घर्षण विधि। कौन सी है, घर्षण विधि। घर्षण विधि को आप घर्षण विधि से कैसे आवेश जनरेट कर सकते हैं, इस विधि द्वारा स्थैतिक विद्युत जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उत्पन्न होती है। तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप घर्षण के माध्यम से आप आवेश उत्पन्न करेंगे तो जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि एक ये तार है, ठीक है ना, ये क्या है,
ये एक तार है, कंडक्टर है। अगर इस स्टैटिक आवेश को, स्टैटिक चार्ज को इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये इस तार के माध्यम से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बस केवल इसको जनरेट कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर जब इसको हम यूज में ही नहीं ले सकते तो फिर जनरेट करने का फायदा क्या है, उत्पन्न हम क्यों कर रहे हैं। तो उत्पन्न करने का रीजन है, यहाँ पर बड़ा एक सवाल पूछता है, बड़ा प्यारा सा सवाल पूछता है एग्जामिनर कि इसका प्रयोग हम करते हैं लेबोरेटरी में। कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर की जाती है, प्रयोगशाला में। किस उद्देश्य से की जाती है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो उद्देश्य ये होता है कि एनर्जी को हमें साबित करने के लिए, क्योंकि एनर्जी को हम ना देख सकते हैं, है ना, और ना ही छू सकते हैं। एनर्जी को साबित करने के लिए प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए घर्षण विधि के द्वारा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न करते हैं। यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई। चलिए उदाहरण के तौर पर कैसे जनरेट करते हैं घर्षण के द्वारा, बालों पर कंघी फेरने से, है ना। सर्दी के मौसम में जब आप अपने बालों पर कंघी फेरते हैं तो आपके कंघी और आपके बाल के बीच में क्या होता है, फ्रैक्शन, घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या होता है कि उस कंघी में आवेश आ जाता है, ठीक है ना, चार्ज आ जाती है। या तो पॉजिटिव चार्ज आती होगी या निगेटिव चार्ज आती होगी, दोनों में से कोई ना कोई एक चार्ज आपके कंघी में आ जाती है। जब उस कंघी को आप जमीन पर रखेंगे तो जमीन पे पड़े छोटे छोटे घास फूस के टुकड़े, कागज के टुकड़े उस कंघी में क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस पे अभी आवेश है। और ये आवेश बस क्षण भर के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। दूसरा है कि टेरिकॉट के कपड़ों को अंधेरे में झाड़ने से, जब टेरिकॉट के कपड़े को अंधेरे में जब आप झाड़ते हैं, जैसे कंबल वगैरह हो गया, इसको अंधेरे में जब अपन झाड़ते हैं तो छोटी छोटी चिंगारी आपको देखने को मिलता है। वो भी एक प्रकार का क्या है, फ्रैक्शन के कारण आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा करने से घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गया कि घर्षण विधि के द्वारा हम किस प्रकार का आवेश उत्पन्न करते हैं और कैसे कैसे आवेश उत्पन्न करते हैं। पहली विधि हो गई, समझ में आया ना। बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि सर कौन सी टॉपिक हमें समझ में नहीं आई। देखिए उपयोग क्या है, कार्यशाला, प्रयोगशाला में विद्युत को साबित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इस विद्युत से बल्ब जलाया जा सकता है, बताइए। आप खुद अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि जब किसी चार्ज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो उससे बल्ब क्या हम जला सकते हैं, बिल्कुल नहीं जला सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा नहीं जला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विद्युत स्टैटिक प्रकार का है और घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश दोनों वस्तुओं पर एक समान मात्रा की होती है, जिससे वह न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि हम आवेश तो उत्पन्न कर देते हैं घर्षण के माध्यम से, लेकिन उस आवेश में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है -1.6 चार्ज होती है और प्रोटॉन में क्या होता है प्लस का 1.6 चार्ज होती है, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि 0 कूलाम का इसमें चार्ज हो जाता है और 0 कूलाम चार्ज का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाना, ठीक है ना। और हम इसको यूज नहीं कर सकते ट्रांसफर करने के लिए और ना ही बल्ब जला सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी कौन सी विधि है। जो दूसरी विधि है ये विधि कहलाती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है इंडक्शन। प्रेरण का मतलब क्या होता है, इंडक्शन। अब सुनिए इसके थ्योरी को पढ़िए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत द्वारा चार्ज किया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई विद्युत सप्लाई नहीं दिया जाती, फिर भी उसमें आवेश प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। केवल चुंबकीय प्रेरण द्वारा आवेश सेकेंडरी में उत्पन्न हो जाता है। इस विधि द्वारा 100% चार्ज स्थानांतरण होता है ना। एग्जाम्पल है मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक ट्रांसफार्मर है,
क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की यहाँ पर मैं प्राइमरी वाइंडिंग ये बना रहा हूँ, ये क्या है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, ये क्या है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर क्या है, कोर है। प्राइमरी वाइंडिंग को फेज और न्यूट्रल दी जाती है, सिंगल फेज की सप्लाई, सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है, लेकिन सप्लाई केवल अभी इसी तार में है, प्राइमरी वाइंडिंग में है। सेकेंडरी वाइंडिंग है जो, ये क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई तार कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तार किससे कनेक्ट है, प्राइमरी वाइंडिंग से। प्राइमरी वाइंडिंग में जो तार हमने कनेक्ट किया जिस पे सप्लाई है अभी, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, ठीक है ना। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग को रखेंगे तो चुंबकीय द्वारा, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा इस सेकेंडरी वाइंडिंग, चुंबकीय गुण के द्वारा इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी विद्युत स्थानांतरित हो जाती है ना। हवा में विद्युत स्थानांतरित हो जाती है चुंबकीय गुण के द्वारा, जिसको हम कहते हैं प्रेरण, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण। इस प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और जितने भी आपकी मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या फिर जनरेटर है, इन सभी में क्या होता है, इसी प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीन इसके कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। तीसरा प्रकार देखिए क्या है, चालन और संवहन। चालन और संवहन में क्या होता है, देखिए जैसे कि एक तार है ना, एग्जाम्पल के ले रहे हैं, ये एक तार है, ये क्या है, ये एक तार है, ठीक है ना। इस तार में हम क्या करते हैं, फेज की तार कनेक्ट कर देते हैं, फेज की एक सप्लाई देते हैं ना, इससे हम क्या करते हैं, एक सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देते हैं, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है ना, इसमें करंट जो है ये फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब इसी तार से, ये तार कैसा हो गया, अभी इसमें धारा प्रवाह हो रहा है। अब इसी तार के संपर्क से हम एक दूसरा तार कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ये रही हमारी दूसरी तार। तो इस तार से दूसरी तार जब टच होती है तो इस तार में भी, है ना, इस वाले तार में भी क्या होता है, धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, चालन संवहन विधि। यानी कि एक ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा की सप्लाई चल रही है, उस तार में अगर दूसरे तार को हम उसके संपर्क में ले आते हैं तो दूसरे वाले तार में भी विद्युत धारा का सप्लाई होने लगता है। इसको चालन और संवहन विधि कहते हैं। इसके द्वारा गतिज वैद्युत उत्पन्न होता है, जिसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है और उपयोग में भी लिया जा सकता है, जैसे कि बल्ब, फैन, कूलर, हीटर, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। उदाहरण के लिए इसको पढ़ लीजिएगा आप, जैसे दो तार जिसमें से एक को सप्लाई देकर आवेशित किया जाता है तथा दूसरा तार अनावेशित है। यदि चार्ज सहित तार को चार्ज रहित तार के संपर्क कराया जाता है तो उस तार में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है और बल्ब जलने लगती है, ठीक है ना। फेज और न्यूट्रल की ये कहानी बता रही है, ठीक है। तो ये आवेश उत्पन्न करने के लिए टोटल कितनी विधियां हो गई, तो टोटल 3 विधि हो गई। पहली विधि घर्षण, दूसरी प्रेरण और तीसरी चालन और संवहन। तीसरी कौन सी है, चालन और संवहन। तो अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं, तो आपको क्या बताना है, 3 विधियां हैं। कितनी, 3 विधि हैं। चलिए अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। ये हमारा मामला खत्म हो गया, ये मैटर खत्म हो गई। अब आ जाइए आप अपने इस टॉपिक पे, कुलाम के नियम पे। इनको आप पहचान रहे हैं, ये कौन है, इनको आप पहचान रहे हैं, नहीं पहचानते होंगे ना, अभी पता चल जाएगा ये कौन है। समझिए कुलाम का नियम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुलाम आवेश की यूनिट है। पहला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आवेश की यूनिट होती है वो क्या है, आवेश की क्या यूनिट है, कुलाम। आवेश की यूनिट क्या होती है, कुलाम आवेश की यूनिट है। इसकी खोज किसने किया था, थेल्स ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी खोज थेल्स ने किया था। उन्होंने बताया, यानी कि थेल्स ने बताया कि आवेश जो होता है ये स्टैटिक चार्ज है, यह स्थिर विद्युत है, इसे कुछ ही दूर तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में आवेश को साबित करने के लिए किया जाता
है, जो आपने पहले पढ़ा कि स्टैटिक चार्ज, उसको किसने बताया, उसके बारे में डिटेल्स थेल्स ने बताया। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये दूसरे वैज्ञानिक आते हैं और ये बताते हैं कि आवेश तो दो प्रकार का होता है। थेल्स ने बताया कि भाई आवेश है, इस धरती पर आवेश है यानी कि चार्ज है। उन्होंने ये नहीं बताया कि चार्ज कितने प्रकार के हैं। ठीक है, इन्होंने केवल ये बता दिया कि भाई चार्ज है इस दुनिया में, इस जहां में, इस संसार में चार्ज नाम की कोई पार्टिकल है, कोई कण है। ठीक है, कोई एनर्जी है। ठीक ना। अब कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बताया कि आवेश के बारे में कि आवेश तो दो प्रकार का होता है, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ये दोनों आवेश एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसी का रिलेशनशिप बताता है यह नियम। यानी कि आवेश एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव आवेश एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रखते हैं। ठीक है ना, दोस्ती का संबंध है या दुश्मनी का, कैसा संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है, इसी के बारे में बताता है कूलाम का नियम। यानी कि कूलाम का नियम क्या बताता है, आवेश के बारे में, आवेश के रिलेशनशिप के बारे में कौन बताता है, कूलाम का नियम। अगर आपसे कोई पूछे कूलाम का नियम का मतलब क्या है, कूलाम का नियम किसके बारे में बताता है, तो आवेश के बारे में बताता है ना, आवेश के गुण के बारे में, आवेश के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। किसका किसका हो सकता है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। अभी आप कहेंगे सर ये आकर्षण का नियम, प्रतिकर्षण का नियम हमें समझ में नहीं आता है ना। यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। यानी कि सेम आवेश जो होते हैं, सेम चार्ज जो होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब प्रतिकर्षित कैसे हुआ, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, जो बोरी होती है ना सीमेंट वाली अल्ट्राटेक की जो सीमेंट होती है, उसी की बोरी से ये धागा मैंने निकाल रखा है। ठीक है ना, इसको आप पहचानिए। अभी देखिएगा, इसमें आप देखेंगे कि इसमें सेम पोलैरिटी के चार्ज उत्पन्न होंगे और वो चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, और एक दूसरे से दूर भागेंगे तो यही साबित होगा कि इन सभी धागों में एक समान चार्ज है। अभी देखिए मैं इस पे क्या करता हूं, इस पे घर्षण करता हूं, है ना। देखिए अभी ये क्या है, सिमटा हुआ है, ठीक है। अभी इसको अपन चार्ज करते हैं, है ना। घर्षण के द्वारा इसको चार्ज कर रहा हूं और इस पे चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि जो भी चार्ज है सेम पोलैरिटी के चार्ज है ना, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अभी देखिए ये सब फैल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस धागे में भी पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, यानी कि सभी धागे में एक समान और एक ही गुण वाले चार्ज है, या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें ये साबित हो रहा है इससे कि अगर पॉजिटिव है और सामने भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यानी कि एक समान गुण वाले चार्ज अगर इकट्ठा रहेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर भागेंगे। आपने अभी इसमें देखा ना, सभी धागे में एक समान मान और एक प्रकार के गुण वाले चार्ज थे, आपस में सभी धागे दूर भाग रहे थे, है ना। इसी प्रकार से अगर निगेटिव चार्ज है, सारे निगेटिव चार्ज हैं तो भी ये क्या करेंगे, आपस में दूर भागेंगे, है ना। अगर आकर्षण करना है तो अलग अलग गुण वाले चार्ज होने चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग गुण वाले चार्ज होना चाहिए। देखिए आकर्षण का नियम किन किन बातों पर डिपेंड करता है। दो चार्ज हैं, समान
ध्रुव के हैं, समान गुण के हैं, तो ये आपस में दूर भागेंगे। जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण लगेगा। अगर दो चुंबक को आप पास पास रखेंगे, दो चुंबक को आप पास पास रखेंगे, तो जितना पास चुंबक को रखेंगे उतना ही उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। जितना ज़्यादा दूर रखेंगे उतना कम उस पर बल लगेगा, उतना कम उस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये डिस्टेंस भी मैटर करता है, ठीक है। ये आकर्षण का नियम। प्रतिकर्षण का नियम क्या कहता है कि एक ऐसा चार्ज है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज गुण है और दूसरा चार्ज है जिसके अंदर निगेटिव गुण है, निगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो अलग अलग गुण वाले चार्ज आपस में हमेशा क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं, और समान गुण वाले चार्ज आपस में दूरियां बनाते हैं, है ना। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण है, ये जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में किसने बताया, कूलाम के नियम ने बताया। किसने बताया, कूलाम के नियम में था। इन दोनों प्रयोगों में एक बात कॉमन है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों नियम हैं, दोनों प्रयोग हैं, और इसमें एक बात कॉमन है कि बल के द्वारा ही चार्ज एक दूसरे से दूर और पास आ रहे हैं। बल का मतलब क्या हुआ कि यानी कि आकर्षण का भी बल लगेगा, आकर्षण भी होंगे, एक दूसरे के पास भी आएंगे तो भी बल की जरूरत है, फोर्स की। दूर जाएंगे, धकेलेंगे एक दूसरे को तो भी बल की जरूरत होगी, फोर्स की जरूरत होगी। किसकी, फोर्स की जरूरत होगी। यानी कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो भी ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए, पीछे आएंगे तो भी फोर्स की जरूरत है, बैठेंगे तो भी फोर्स की जरूरत है, और उठेंगे तो भी फोर्स की जरूरत है। यानी कि मूवमेंट अलग अलग है, उठना बैठना लेफ्ट राइट, ठीक है। मूवमेंट क्या है, अलग अलग है, लेकिन कॉमन क्या है उसमें, फोर्स, बल, है ना। कुछ भी आप काम करेंगे बल की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये बात यहां से क्लियर होता है। अगला जो नियम है वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। 5वीं में पढ़ा आपने, 6वीं में पढ़ा, 7वीं 8वीं, है ना, 9वीं 10वीं तक पढ़ा आपने, फिर फिजिक्स में भी पढ़ा, ग्रेविटीज का नियम पढ़ा, अब ITI में भी आप पढ़ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, देखिए, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अरे नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे सर, क्या इतना बड़ा डेफिनेशन आपने लिखा दिया। चलिए अब समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि F बराबर m1 गुणे m2 बटा r स्क्वायर, है ना। यहां से समझते हैं, ये बोल रहा है कि दो पिंड, ये m1 और m2 क्या है, पिंड है, ठीक है ना। m1 और m2 पिंड है, और r क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, ठीक है ना। देखिए, जो पिंड है इनके बीच में जितना ज़्यादा दूरी होगा फोर्स उतना कम लगेगा। इन पिंडों के बीच में फोर्स इन पिंडों के बीच की दूरी जितना कम होगी बल उतना ज़्यादा लगेगा, और दूरी जितना ज़्यादा होगी बल उतना कम लगेगा। इन दोनों पिंडों के बीच में, समझ रहे हैं, इन दोनों पिंडों के बीच में यही चीज कह रहा है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आप यहां से देखिए, ये एक पिंड है ना, यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक पिंड है मास 1 और ये पिंड है मास 2। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये समझिए। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी मान के चलिए कि 1 मीटर है। कितना, 1 मीटर। अगर इन दोनों पिंड में अलग अलग चार्ज है तो ये आकर्षण का गुण रखेंगे। अब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा आकर्षण लगेगा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना आकर्षण का बल कम लगेगा, है ना। ये कौन बताता है, ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये बताता है बल के बारे में। और जो आपकी ये कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम भी यही बताता है कि F बराबर Q1 गुणे Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि इसमें दो आवेश के बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगा बल उतना कम लगेगा, दो आवेश के बीच की दूरी जितना कम होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा दूरी होगा बल उतना कम लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कूलाम का जो नियम है और
गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों से हमें क्या ज्ञात करने को मिलता है? बल, फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी के सतह पे भी गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए 9.8 न्यूटन मीटर, है ना। कितना है? 9.8 न्यूटन मीटर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का इतना मान होता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी होते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से ही मैं सारे पॉइंट्स लेकर आया हूं। क्या बोला जा रहा है? दोनों में डिफरेंस किसमें? कूलाम के नियम में और गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण नियम में केवल आकर्षण का नियम लागू होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है उसमें केवल आकर्षण का नियम लागू होता है। यानी कि अगर इस पेन को मैं ऊपर से गिरा दूं तो ये पेन ना तो लेफ्ट जाएगी, ना राइट जाएगी, ना ऊपर जाएगी, केवल कहाँ आएगी? नीचे आएगी। नीचे आएगी मतलब कि पृथ्वी के साथ ये क्या कर रही है? आकर्षण कर रही है। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है इस पर केवल और केवल आकर्षण बल लागू होता है, इस पे प्रतिकर्षण बल लागू नहीं होता है, याद कर लीजिए। जबकि कूलाम के नियम में आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। कूलाम के नियम में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता है, ये चीजें आपने पढ़ लिया। गुरुत्वाकर्षण बल नेचर में पाए जाने वाला सभी बलों से कमजोर बल होता है, बहुत कमजोर बल होता है, लेकिन इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। इसका रेंज जो है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, लेकिन है सबसे कमजोर बल। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। यदि दो पिंडों के मध्य 1000 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, ये भी ध्यान दे लीजिए, है ना। क्योंकि इसका रेंज बहुत ज्यादा है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर दो पिंड है, फिर भी इन पर आकर्षण का बल लगेगा। इन पर क्या लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। लेकिन आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल जो कूलाम के नियम के द्वारा लगता है वो इतना ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल घटने लगता है। ठीक बात है ना। यानी कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और दूसरी चार्ज यहाँ पर है Q2, अगर इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है ना, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल जो है वो फोर्स जो है उसका मान घटने लगता है। ठीक। अगला, कूलाम का नियम जहाँ लागू होता है वहां लागू होता है जहां स्थिर आवेश हो। कूलाम का नियम कहां लागू होता है? जहां स्थिर आवेश हो। तो ये सारे पॉइंट कंपटीशन के एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिएगा, चारों पॉइंट छापिएगा, है ना। ये एग्जाम में आ चुका है और जो एग्जाम में आया है वही चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर करा रहा हूं। आगे बढ़े, चलिए। लास्ट हमारा है गाउस का नियम। ये गाउस का नियम बड़ा काम की चीज है यार। ये जिंदगी में और कोई नियम आए या ना आए, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए गाउस का नियम मैं आज पढ़ा रहा हूं, समझिएगा। गाउस का नियम क्या कहलाया है कि किसी बंद पृष्ठ या बंद सतह पर उपस्थित आवेश से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, 1/एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। सर एप्सिलॉन नोट क्या है ना, ये क्या एप्सिलॉन नोट है? समझिए, जो फ्लक्स है ये क्या है? सतह पर उपस्थित चार्ज से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये फाई। और समेशन क्यू बटा सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका सतह एक बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश ज्ञात करने के लिए। बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश ज्ञात करने के लिए अगर एक पृष्ठ है ना, ये क्या है? ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ में कितने आवेश हैं, है ना, इस पृष्ठ में कितने आवेश हैं, इस आवेश को कैसे आप ज्ञात करेंगे? इस आवेश को ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला आप पकड़िए, है ना, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्यू क्या है? पहले तो आप फ्लक्स को देखिए, ये फाई क्या है?
किसी धातु के लंबवत, यहाँ धातु पृष्ठ है, ठीक है ना, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, क्या है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, यानी कि ये जो धातु के ऊपर से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, फ्लक्स से, ठीक है। सिग्मा क्यू क्या है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित या एकत्रित आवेश। इस पृष्ठ के अंदर जो चार्ज उपस्थित है वो क्या है, वो है सिग्मा क्यू, ठीक। एप्सिलॉन नोट क्या है, आवेश की विद्युतशीलता। सर हमें विद्युतशीलता बता दो, आप बाकी सारी चीज हम समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सुन लो, विद्युतशीलता क्या होती है, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने पर विरोध करता है। क्या करता है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का वह गुण है, यानी कि उस पदार्थ के अंदर एक गुण है, यानी कि मान के चलिए कि मेरे अंदर एक ऐसा गुण है कि आप मेरे को जब रिझाते हैं तो मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है ना, या फिर आप मेरी बुराई करते, इंसान की अगर किसी भी इंसान की आप बुराई करोगे तो उसको गुस्सा आएगा, वो उसके अंदर का गुण है, ठीक है ना। वैसे ही किसी भी पदार्थ का वह गुण, यानी कि उस पदार्थ के अंदर पहले से वह गुण है कि जब भी उस पे आवेश गति करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निर्माण करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने का विरोध करेगा, वही कहलाता है विद्युतशीलता। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और आसान भाषा में समझाता हूं कि ये विद्युतशीलता ये बताता है, विद्युतशीलता ये बताता है कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितनी आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ये कौन बताता है, विद्युतशीलता। और इसको हम एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। इसकी यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी यूनिट होती है फैराड प्रति मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। या फिर इसकी एक और यूनिट होती है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर, है ना, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर। ये कई बार कूलाम प्रति न्यूटन मीटर में सवाल पूछ लेता है, कई बार फैराड प्रति मीटर में। हालांकि ये दोनों क्या है, इसके सूत्र हैं, दोनों क्या है, सॉरी इसके यूनिट है, ठीक है ना। ये होता है एप्सिलॉन नोट, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, आवेश की विद्युतशीलता। अब देखिए, मान के चलिए एक एग्जांपल लीजिए कि एक कार है ना, ये एक क्या है, मान के चलिए एक कार है ना, ये क्या है, ये एक कार है, ठीक है ना, ये एक कार है, ये क्या है, ये एक कार है। इस कार की टोटल जितने भी शीशा है, जितने भी ग्लास है, विंडो है, वो सब कुछ क्लोज है, यानी कि बाहरी वातावरण का कोई भी, ना हवा ना डस्ट, कोई भी पार्टिकल इस वैन के अंदर नहीं जा पा रही है, ठीक है। और गलती से इस पे क्या गिर गया, एक तार गिर गई, गलती से क्या गिर गया, इस पर एक तार गिर गई। इस तार में अभी क्या है, करंट चल रही है। तो अब बताइए, अंदर बैठे यात्री को क्या करंट का झटका लगेगा या फिर नहीं लगेगा, करंट का झटका लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो यहां पर नहीं लगेगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, करंट का झटका क्यों नहीं लगेगा, यानी कि ये गाड़ी तो पूरी आयरन पार्ट है ना, और आयरन में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गाउस का नियम कहता है, गाउस का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ या बंद सतह पर, ठीक है ना, बंद सतह पर अगर कोई भी लाइव तार आकर के गिर जाता है तो उसके अंदर बैठे यात्री बिल्कुल भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन तक, अगर इस पे आप विंडो खोल देंगे या फिर इसकी खिड़की वगैरह खोल देंगे, दरवाजा खोल देंगे, तो फिर नहीं बच पाएंगे आप, ठीक है ना, आप नहीं बच पाएंगे, ठीक है। इसलिए सुरक्षित अगर आपको रहना है तो फिर आप दरवाजा बंद करके ही अंदर ही रहो, अंदर ही जिंदगी मस्त है, ठीक है ना, बाहर बहुत झोलझाल है, ये सी चीज है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि यह नियम वहां लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। जैसे कि व्युत्क्रम नियम क्या है, F बराबर Q1 गुणे Q2 बटा R², ये क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। यह निर्वात तथा माध्यम दोनों में लागू होता है। निर्वात किसको कहते हैं, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, क्या होता है, वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब ये हो गया कि जहां पर
एयर के पार्टिकल ना हो, जहां पर हवा के पार्टिकल ना हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। जैसे एक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगी होती है, अगर उस फिलामेंट में हवा चली गई, यानी कि बल्ब के अंदर अगर हवा चली गई तो फिर वो फिलामेंट तुरंत क्या होगी, जल जाएगी, है ना। उसको वैक्यूम में रखा जाता है, जहां पर एयर के पार्टिकल ना हो उस स्थान को वैक्यूम कहा जाता है। और माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, माध्यम ठोस में, द्रव में, गैस में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। और दोनों जगह पर ये गाउस का नियम लागू होता है। इस नियम द्वारा पृष्ठ के अंदर एकत्रित कुल आवेश का योग बीजगणितीय प्रणाली से होता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी आवेश हैं, है ना, जितने भी आवेश है यहाँ पर, उनका जो योग करना है वो बीजगणितीय तरीके से होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बीजगणितीय योग सदिश योग से बड़ा होता है। बीजगणितीय योग जो होता है इसको हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए बीजगणितीय योग को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो सिंबल होता है, इसमें जो साइन होता है, चिन्ह होता है, इसको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि एक सामान्य प्रकार का जोड़ मैं आपको जोड़ करके दिखाता हूं। देखिए सामान्य जोड़ क्या है, 2 + 3 बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब बीजगणितीय तरीके से इसको जोड़ते हैं, बीजगणितीय तरीके से जोड़ते हैं 2 + -3। तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप, 2 + -3 को, आपका आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब कि बीजगणितीय योग में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते घटाते तो वैसे ही हैं, लेकिन इसके चिन्हों को भी ध्यान रखते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर के ठीक सामने जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना। तो इसको हमने क्या किया, घटाया, और घटाने पे 1 प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 है, और 3 के जस्ट सामने माइनस का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर माइनस भी लगा दिया। इस प्रकार से बीजगणितीय को जोड़ते हैं, बीजगणित को। लेकिन सदिश योग को कैसे जोड़ते हैं, सदिश योग को जोड़ने के 2 फॉर्मूला है। पहला त्रिकोणीय विधि, है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला क्या है, त्रिकोण विधि, त्रिकोण सिस्टम से, और दूसरा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज प्रणाली, है ना। तो बीजगणितीय को आसानी से जोड़ सकते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है, इसके चिन्ह को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सदिश योग को जोड़ने के 2 तरीके हैं, एक है त्रिकोण नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है ना। बट सदिश योग बीजगणितीय योग से छोटा होता है, यानी कि बीजगणितीय योग सदिश योग से बड़ा हो गया, है ना। तो ये 5वां है कि पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर नहीं, पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज पर डिपेंड करती है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि एक पृष्ठ है, पृष्ठ देखिए, पृष्ठ गोला आकार का भी हो सकता है, गोला आकार का भी हो सकता है, आयत के आकार का भी हो सकता है, ट्रेंगल के आकार का भी हो सकता है, या फिर इसका कोई आकार ही ना हो, लेकिन एक बात बताइए, इसके अंदर मान लीजिए कि क्या है, चार्ज है ना, इसके अंदर ये क्या है, ये चार्ज है, ठीक है ना। ये देखिए, आप एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि एक मटका है, मटका के अंदर 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है, हम 5 केजी उसको मान लेते हैं, 5 केजी पानी है एक मटका के अंदर। अब उस मटके से उस पानी को निकालिए और एक बाल्टी में रख दीजिए। अब बाल्टी के अंदर क्या वही सेम क्वांटिटी की पानी बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, तो क्या बाल्टी के अंदर डालने से वो पानी ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। यहाँ पर चेंज क्या हुआ, मटका का आकार गोलाकार है, बाल्टी का आकार कैसा, शंकु के आकार का है, यानी कि आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन जो पानी है, पानी के वजन में, पानी के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही बोल रहा है कि पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पृष्ठ के आकार पे डिपेंड नहीं करता। पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, आयत के आकार का भी, ट्रेंगल के आकार का भी, या फिर किसी का भी आकार हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो चार्ज है उस पे डिपेंड करता है, इसके
आकार पे डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, चाहे पृष्ठ का आकार कैसा भी हो, भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है आकार से, है ना। तो पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है ना। ये क्या है, ये इसका पृष्ठ है। अब इस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये पांचों जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये गाउस के नियम है। और इसको गांठ बांध करके रख लीजिए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इसको भूलना नहीं है, तब तक इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पर पहुंचाए हैं, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हैं। समझिए, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। सही बात है ना। इसी के कारण विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव होता है। इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश होता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ गई। लेकिन आवेश की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है। यह हमें कूलाम के नियम से भी पता चल गया था, ठीक है ना, कि आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। लेकिन आवेश कैसी एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी है, आवेश कैसी एनर्जी है, क्वांटाइज्ड होता है। कैसा एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि यहां से आप इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आवेश को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज का मान इसमें कितना है, हमें कैसे पता चलेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन में टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें इस फॉर्मूला के माध्यम से पता चलेगा। Q बराबर NE, क्या है, Q बराबर NE। N क्या है, सबसे पहले तो देखिए Q क्या है, Q है नेट चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज। एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूला के द्वारा पता चलेगा, जो Q बराबर N इंटू E, जिसमें से Q क्या है, नेट चार्ज, N बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और E क्या है, चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। इसको समझिए, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। तो एक कूलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज, इतने कूलाम का चार्ज होता है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना उल्टी बात, है ना उल्टी बात, है ना, कर दिया ना सर आपने उल्टी बात, यानी बहा दिया गंगा उल्टी तरफ आपने। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है। समझ में आया, ठीक है सर। तो एक कूलाम में कितने चार्ज होंगे, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19 लिखना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए क्या है, 1/1.6 को 1.6 लिख दिया मैंने, और 10⁻⁻19 कूलाम जो है ना, -19 इलेक्ट्रॉन जो है, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। जब ऊपर ले जाऊंगा तो इसको मैं 10⁻+19 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 10⁻+19, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो 10⁻−19 है, तो 10⁻+19 हो जाएगा। लेकिन 10⁻+19 में नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा 10⁻1 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने कर दिया, 1.6 ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप एक काम कीजिए, अब आप 10 का भाग दे दीजिए 1.6 से, 10 का भाग दे दीजिए किससे, 1.6 से, तो क्या आ जाएगा, एक कूलाम बराबर 6.25 है ना, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन,
यानी कि आपको पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है, ये क्या पता चल जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्ज होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। इस पेन के अंदर टोटल चार्ज कितना है आप कैसे पता कर सकते हैं? जब आपको ये पता हो जाए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर आपको पता चल जाए कि इस पेन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर देंगे, तो टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज पता चल जाएगा आपको इस पेन के अंदर। ऐसे आपको ज्ञात करना होता है ना। तो बताइए पता चला कि नहीं कैसे टोटल चार्ज ज्ञात किया जाता है? बिल्कुल पता चला। ठीक है, अब इसमें देखिए कि चार्ज के भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, चार्ज के भी कुछ अपने गुण होते हैं, अपने क्वालिटी होते हैं। हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ क्वालिटी है, आपका भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा और उसी क्वालिटी पे आप भौकाल मारते होंगे। वैसे ही चार्ज का भी कुछ अपना प्रॉपर्टीज है। पहला है आवेश की योज्यता, यानी कि आवेश को क्या कर सकते हैं हम? टोटल जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, है ना? QT बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऐसे से Qn तक, है ना, अनंत तक। तो आप क्या कर सकते हैं? आवेश को हम योज्य कर सकते हैं, यानी कि कुल आवेश, पिंड पर सभी आवेश का हम योग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी कि आवेश को जोड़ा जा सकता है। आवेश संरक्षित हो रहता है। आवेश को न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को कभी नष्ट और ना ही कभी इसका उत्पादन किया जा सकता है। आवेश ऑलरेडी यानी कि चार्ज ऑलरेडी इस पृथ्वी पर है, हमने उसको क्या किया है? हमने उसको खोजा है, हमने उसका उत्पादन नहीं किया है, हमने उसको क्या किया? जस्ट खोजा है। ठीक है ना, हम उसको पैदा नहीं कर सकते और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी वो है, हमें पता नहीं था, कुछ वैज्ञानिक है, उनका पता लगाया, रिसर्च किया और फिर सामने आ गया। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है। कुछ वैज्ञानिक आएंगे, उसको खोज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, मिल जाएगा, नामकरण कर दिया जाएगा कि ये चीज़ है। ठीक है ना, वैसे ही चार्ज का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। देखिए, चार्ज को आप रासायनिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, चार्ज को आप मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, चार्ज को आप लाइट एनर्जी से यानी कि प्रकाश ऊर्जा से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हैं। यानी कि अलग अलग फॉर्म में इसको बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको कभी नष्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, चलिए तीसरा जो है वो है कि आवेश अपरिवर्तित रहता है। आवेश की जो गति है, आवेश की जो गति है, जिस गति के साथ आवेश बहती है ना, ऐसा नहीं कि मतलब कि आवेश यहाँ से बहना चालू किया, यहाँ 5000 किलोमीटर गई, फिर इसकी स्पीड धीरे हो गई, है ना, फिर इसकी स्पीड बढ़ी, ऐसा नहीं होता। जिस स्पीड से आवेश शुरू होती है उसी स्पीड तक आवेश अनंत टाइम तक फ्लो होती रहती है। कभी भी आवेश की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अभी करंट की स्पीड कितना है आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि आवेश का परिमाणीकरण, यानी आवेश इलेक्ट्रॉन का गुणज है। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज है। इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या है? गुणज है। यानी कि आवेश जो है ना, आवेश जो है, टोटल आवेश हमें कैसा पता चलेगा? टोटल चार्ज हमें कैसा पता चलेगा? कि आवेश का गुणज है ना। यानी कि आवेश जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आवेश को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टोटल चार्ज हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक चार्ज, एक से ज़्यादा चार्ज है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आपको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा दिया। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का खेल। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर गुण, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कैसी कैसी गुण होती हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी चीज़ आप समझ लिए। अब देखिए, आपने चार्ज के बारे में खूब पढ़ लिया। चार्ज के क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्ज होते हैं, ठीक है ना, एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। चार्ज पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव में क्या होता है और पॉजिटिव निगेटिव में कैसा रिलेशन होता है, आवेश के बारे में किसने बताया, कूलाम का नियम पढ़ा आपने,
गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लिया, गाउस का नियम देख लिया, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर करते हुए आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे करंट को। अब हम किसको पढ़ेंगे? करंट को। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसकी इकाई एम्पियर में होती है ना। एम्पियर मीटर से इसको मापा जाता है और एम्पियर मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ये क्या है? एक करंट है। देखिए, जो करंट तभी पॉसिबल है, किसी भी बॉडी में, किसी भी कंडक्टर में करंट तभी प्रवाह कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जब टूटता है, हमने एटम्स में खूब पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का जब बॉन्ड टूटता है तो ऑर्बिटल यानी कि एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब उस एटम से बाहर निकलते हैं और कंडक्टर में आते हैं, और जब वो फ्लो करते हैं तब धारा का प्रवाह होता है। जब तक इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, और जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक करंट का प्रवाह नहीं होगा, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो वही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही करंट कहलाता है। इसको हम एम्पियर से मापते हैं, ए से लिखते हैं, है ना। और एम्पियर मीटर से इसे मापा जाता है, और जो एम्पियर मीटर होती है वो हमेशा श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश का प्रवाह, इकाई क्या होती है? एम्पियर। एक एम्पियर में 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। यानी कि किसी तार में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में प्रवाह हो जाता है तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। यानी कि ये एक क्या है? ये एक तार है। इस तार में 1 कूलम का चार्ज, अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर का करंट, है ना। यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम 1 कूलम कहेंगे। और 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर, ठीक है। और एक फॉर्मूला है I बराबर QT, ठीक है ना। करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q बटा T। यानी कि टाइम है और यहाँ पर चार्ज है। इस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में कितना समय लगा, है ना, इसको डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो ये क्या है? I बराबर करंट, Q से चार्ज, T से टाइम। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये चीज़ होती है, ठीक है। 1 एम्पियर, जब 1 एम्पियर किसे कहते हैं? जब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं, और पारंपरिक धारा विपरीत दिशा में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी कि इस चित्र से आप देख सकते हैं, इस चित्र से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो निगेटिव से शुरू होता है। कहाँ से? निगेटिव से शुरू होता है और पॉजिटिव पर आकर के खत्म हो जाता है। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, इसलिए माइनस से निकलती है, निगेटिव से निकलती है। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलेगी और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर के अपना सर्किट पूरा कर लेगी। और जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पर आकर अपना सर्किट कंप्लीट करती है। तो दोनों के डायरेक्शन के बारे में खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट का क्या डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन के क्या डायरेक्शन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के क्या हो गए? निगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। ये बहुत सी बड़ी चीजें नहीं है, देखिए बहुत छोटी चीजें हैं। जब आप दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक जगह दिमाग लगाएंगे, सेंटर पर लगाएंगे, तब सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। नहीं तो डाउट मन में रह जाएगा, है ना, कि ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या चीजें होती है, ये क्या चीजें होती हैं। क्योंकि बहुत चीजें हम यहाँ पर बहुत से टॉपिक कवर कर रहे हैं आज के क्लास में, ठीक है। चलिए, आपके लिए एक सवाल है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 1 कूलम आवेश में वही, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्स के चार्ज होते हैं? 1.6 गुणे 10 घात -19
कूलाम के चार्ज होते हैं। तो एक कूलाम में कितने होंगे, वही 1/1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। इसको आप 1 गुणे 10 घात 1 गुणे 10 घात 18 कर दीजिए बटा 1.6 से जब आप भाग दे देंगे, है ना, इससे भाग देंगे तो कितना आता है 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इतना इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाता है, जहाँ किसी धात्विक पदार्थ से किसी तार में 1 सेकेंड में, तो उसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा, इसी को कही जाती है 1 एम्पियर धारा, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक आपके यहाँ पर एक लॉजिकली क्वेश्चन भी है। देखिए विद्युत धारा की चाल क्या है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के समान है, 3 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 गुणे 10 की घात 8 का मतलब क्या है, 3 गुणे 10 घात 8 है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। 10 करोड़ का मतलब हो गया 30 करोड़, 30 करोड़ सॉरी किलोमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 3 जीरो कट जाएगी, है ना। तो कितना बचेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, कितना हो जाएगा 3 लाख मीटर, सॉरी 3 लाख मीटर, अब कहा 3 लाख किलोमीटर हो गया ये, है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की गति करती है आपकी करंट। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर जहाँ पे अभी हमारा स्टूडियो है, यहाँ से दिल्ली की भी अगर रेंज देखा जाए तो लगभग 1300-1400 किलोमीटर है ना, 1300-1400 किलोमीटर है। और ट्रेन यहाँ से जब पहुँचाती है तो 17 से 18 घंटा ले लेती है, ठीक है ना। लेकिन उसका कितना 10 गुना से भी ज़्यादा, 10 गुना से भी ज़्यादा 1 सेकेंड में करंट गति कर लेती है। अब आप सोचिए, है ना, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से करंट चलती है यार, बहुत स्पीड है इसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। हवा की स्पीड से भी ज़्यादा। हवा जब समुद्र से उठती है तो हमारे यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगाती है, लेकिन करंट इससे भी कम समय में पहुँच जाती है। अब समझिए, तभी तो हमें करंट का झटका लगता है तो 1 माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में बॉडी के सारे पुर्जे हिला देती है कि नहीं, है ना। इतना खतरनाक झटका मारती है कि बॉडी के एक एक पुर्जे अपने आप में बिखर जाते हैं, ठीक है ना, ये स्पीड इतना ज़्यादा होती है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन एक चालक में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं, ठीक बात है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर चलते हैं, ठीक ना। और कारण है कि एक शुष्क सेल चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर बनाए रखता है, ठीक बात है। एक जो ड्राई सेल होता है कंडक्टर के सिरों पर विद्युत विभवांतर बनाए रखता है। यानी कि जो बैटरी होती है, बैटरी में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, है ना। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल में, निगेटिव टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं होता, 0 वोल्ट, और पॉजिटिव टर्मिनल पर बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज, यानी बैटरी अगर 1.5 वोल्ट की है तो 1.5 वोल्ट पॉजिटिव पर होगा, निगेटिव पर 0 वोल्ट होगा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब कारण आर भी सही है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। क्या सही व्याख्या करता है? क्या सिरों पर विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रॉन चालक में लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर गति करते हैं, इसीलिए शुष्क सेल के सिरों पर विद्युत विभवांतर रहता है? क्या ये कोई कारण है? क्या कोई ये रीजन है? नहीं, रीजन कोई नहीं रीजन है ना, इसलिए ये गलत हो गया। ये जहाँ तक दोनों सत्य है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आपका सही होगा, है ना, सही स्पष्टीकरण है। ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ये वाले सही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है
वोल्टेज के बारे में देखते हैं। वोल्टेज क्या है, केवल आज वोल्टेज तक ही पढ़ेंगे। वोल्टेज क्या बोल रहा है कि यह विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट शब्द का ही एक रूप है। फेज तार व न्यूट्रल तार एवं धनात्मक तार एवं ऋणात्मक तारों के मध्य मापे गए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज क्या होती है समझिए। वोल्टेज देखिए, हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है वोल्ट, एम्पियर और एक होता है रेजिस्टेंस। एम्पियर क्या है, गति करता है। एम्पियर क्या है, गति करता है, और गति करने के लिए इसको ताकत की जरूरत पड़ती है। तो ताकत कौन देता है, वोल्टेज। और गति करने से देखिए यहां पर ना हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन है। तो इस करंट का दुश्मन कौन है, रेजिस्टेंस है, ओम है। रेजिस्टेंस क्या कहता है, मैं तेरे को फ्लो होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। और वोल्टेज क्या कहता है कि मैं एम्पियर को फ्लो होने दूंगा, यानी कि करंट को फ्लो होने में मैं हेल्प करूंगा, देखता हूं कि तू कैसे रोकता है। तो करंट को वोल्टेज पीछे से धक्का मारती है और करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो जो पीछे से धक्का मार रही है वो कौन सी राशि है, वो है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, बल है, विद्युत वाहक बल, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिक बल है, ठीक है। अब वोल्टेज की ग्रेडिंग अलग अलग प्रकार से की गई है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और इन हाई वोल्टेज का एक रेंज भी है। लो वोल्टेज किसको बोलते हैं, 0 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को लो वोल्टेज में रखा गया है। मीडियम वोल्टेज किसे बोला जाता है, जिसकी रेटिंग 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की वोल्टेज रेटिंग है, उसको मीडियम वोल्टेज की श्रेणी में रखा गया है। हाई वोल्टेज 650 से 1100 यानी कि 11,000 वोल्टेज जो होती है वो हाई वोल्टेज की श्रेणी में आती है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये अभी के एग्जाम में, अभी जो एग्जाम हुआ था ना लाइन अटेंडेंट की, उसमें ये पूछा गया था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है ना। 11,000 वोल्टेज से अधिक की जो वोल्टेज होती है उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में रखा जाता है, ठीक है। चलिए इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, है ना, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, शिद्दत से ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।